जैसा कि हम अपने सभी दर्शकों के लिए समय समय पर कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां हमेशा लेते आए हैं और हमेशा हमारा प्रयास होता है कि आपके लिए कुछ इस तरह की चीज़ें हमेशा लेके आएँ जिससे कि कुछ लाभ आपका हो, कुछ समाज का हो, कुछ सभी लोगों का अच्छा मतलब हमारा प्रयास होता है कि सभी लोगों के कल्याण के लिए या फ़ायदे के लिए हर तरह से हम कुछ अपना सहयोग कर सकें, हमारा अपना पार्ट हम निभा सकें। इसी कड़ी में आज हमारे साथ श्री सरकार धाम के पीठाधीश्वर श्री पूज्य उपासक श्री मनसाराम जी महाराज हमारे साथ में आए हैं हमारे स्टूडियो में। हमने उन्हें आमंत्रित किया है विशेष आग्रह पर। गुरुजी आपका स्वागत है और निवेदन है कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार करा। सबसे पहले तो धाम की ओर से आपके न्यूज़ टीम को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद और साथ ही देख रहे दर्शकों को भी बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। कृपा है आपकी। गुरुजी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि गुरुजी के आश्रम में जो अनुयायियों की या दर्शनार्थियों की जो भीड़ लगती है, जो एक बड़ी श्रृंखला उनके आश्रम के बाहर खड़ी होती है, उनकी विशेषता ये होती है कि वो सभी लोगों को समान भाव से उपकार कल्याण करते हैं, सभी लोगों पर कृपा करते हैं। निःशुल्क जो भी उनके आश्रम में आता है उनको निस्वार्थ भाव से उनको जो भी उनके लिए अच्छा हो सकता है, जो उनके कल्याण के लिए ईश्वरीय प्रेरणा से जो उपाय होते हैं वो गुरुजी सजेस्ट करते हैं उनको अपनी ओर से। जो मतलब इस सामान्य उपाय जिस तरह से ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं करते हुए एक सामान्य से सीधे साधे उपचार से जिनके जीवन में कल्याण हो जाए, जो अपनी समस्याएं लेके उनके समक्ष जाते हैं, वो उनके ज्योतिषीय उपचार भी बताते हैं और जो मतलब ईश्वरीय प्रेरणा से जो उनको संदेश प्राप्त होता है उनके गुरुजी के माध्यम से, वो अपने जो भी पीड़ित लोग या जो वहाँ पे अपनी कृपा मांगने गुरुजी के सामने आते हैं वो उनको बताते हैं। गुरुजी सबसे पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही है कि जो दर्शनार्थी आपके यहाँ या जो पीड़ित लोग या जो बोलना चाहिए कि अपनी समस्याएं लेके लोग आपके समक्ष आते हैं, तो आपके मन में किस तरह का भाव होता है? आप जो लोग आते हैं, क्योंकि सभी तरह के लोग वहाँ आते हैं, तो आपको उसमें किस तरह से उनका चुनाव करते हैं कि किसका कल्याण करना है? देखिए, दरबार में ऐसा कोई नियोजित किया नहीं जाता है कि किसका कल्याण होगा और किसका करना है। ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है, परंतु ऐसा दरबार का विषय नहीं है कि किसका कल्याण हो। कल्याण उसी का होता है जो वास्तविक समस्याओं से जूझ रहा हो और जिसे वास्तविक परेशानी हो। क्योंकि आप देखते हैं ये धाम नहीं, हम हमारे धाम की प्रशंसा नहीं करते हैं, हम तो सर्वत्र चाहे कोई भी धाम हो, जब भक्त अपनी आस्था श्रद्धा लेकर के किसी भी धाम में पहुंचता है तो वहां पर उसका कल्याण अवश्य होता है। क्योंकि प्रत्येक धाम में प्रत्येक स्थान पर एक देव शक्ति विद्यमान होती है और जो कृपा अवश्य करती है। तो यह नियोजित नहीं है कि किसका उत्थान किया जाए, किसका कल्याण किया जाए, परंतु कई प्रकार के से भक्त पहुंचते हैं कि जो जांचने के उद्देश्य से या कोई और उद्देश्य से पहुंचे, तो उस समय यह सोचने की स्थिति होती है कि उस समय का कल्याण क्या होता है। तो उस समय भी यह कल्याण होता है कि उन्हें सही दिशा प्राप्त होती है, पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है और वह आस्था की ओर बढ़ते हैं। जैसे कई लोगों के पास में हमारे जो दर्शक हैं, कई लोगों के साथ एक आम समस्या होती है कि उनके पास उनकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली उपलब्ध नहीं होती है और उनकी अपनी हर व्यक्ति के जीवन में अपनी एक समस्या जरूर होती है। और इस तरह के लोग जब आपके पास में आते हैं, जो जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, जन्म की तारीख या जन्म का समय ज्ञात नहीं है, उन लोगों के किस तरह से विश्लेषण करते हैं आप उनकी समस्या का, या उनके जो भी किस ग्रह से पीड़ित हैं? बहुत अच्छा विषय आपने किया है। ज्योतिष बहुत ही अच्छा विषय है और ज्योतिष एक विज्ञान के साथ साथ एक आध्यात्मिक कोण भी है। पहले तो हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि ज्योतिष का वास्तविक अर्थ क्या है। ज्योतिष की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ज्योत प्लस इस ज्योत और ईश का जब मिलान होता है, अर्थात कि ईश्वर की जो तेजवान किरणें होती है, उस किरणों को जब भापा जाता है या उस किरणों का अनुमान लगाया जाता है या उसे अनुभव किया जाता है, तो ज्योतिष का उल्लेख होता है। भारतवर्ष में बहुत जगहों पर बहुत बड़े बड़े ज्योतिष विद्वान उपस्थित हैं। आज के समय में भी ज्योतिष आचार्य उपस्थित हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि सही समय नहीं हो पाने के कारण क्या ज्योतिष से लाभ नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं है।
99% लोगों के पास अपने जन्म का सही समय नहीं होता है। हाँ। कहीं ना कहीं एक सेकंड का आप मान लीजिए, अगर सेकंड की भी परिवर्तन होती है समय में, तो आपके ग्रहों को सही तरीके से मापा नहीं जा सकता, उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इस समय ज्योतिष के उपायों के साथ साथ आध्यात्मिक कृपा, देव कृपा, गुरु कृपा अगर प्राप्त कर ली जाए तो समाधान पूर्णतः रूप से प्राप्त होता है। तो मतलब ये कि जो लोगों के पास में जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका नहीं है, वो भी अगर गुरुजी के आश्रम में जाएंगे तो उन्हें उनकी कृपा जरूर प्राप्त होगी और उनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो वहाँ पे सहज और सुलभ प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल सही जी। मेरा यही प्रश्न था कि इस जैसे जो आप जिस तरह का लोगों को कल्याण करते हैं या जो उपचार बताते हैं उनकी समस्याओं के, तो क्या ये ज्योतिष से जुड़े होते हैं या कुछ और दैविक कृपा से आपको कुछ ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है कि उनका कल्याण हो जाए? हाँ, देखिए पहले तो बता दें कि हम कोई गुरु भी नहीं है, कोई संत भी नहीं है और हमारे माध्यम से किसी का कल्याण नहीं होता। हाँ, अपितु इतना अवश्य है कि हम माध्यम अवश्य बनते हैं भगवत कृपा के माध्यम से। जो भी भक्त दरबार में पहुंचता है उसकी जो भी समस्या होती है वो पर्ची में पहले से कलमबद्ध होती है और साथ में इसे हम हमारा बहुत बढ़िया भाग्य समझते हैं कि हमें गद्दी पर बैठने का अवसर प्राप्त है और हम गद्दी पर बैठ करके भक्तों के कल्याण के लिए एक सूचक बन रहे हैं। पर्ची में पहले से ही भक्त की समस्या और समाधान अंकन होता है। अब उसमें जो भी समाधान आया है वह किस प्रकार का हो सकता है या हुआ है। कई बार जैसे अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी आपसे कि गौ रक्षण, गौ सेवा, गोदान ज्योतिष में भी उल्लेख है और अध्यात्म में भी। माता पिताओं की सेवा ज्योतिष में भी उल्लेख है और अध्यात्म में भी। गुरुओं की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त करना ज्योतिष में भी है और अध्यात्म में भी। तो उसी प्रकार ज्योतिष और अध्यात्म एक कड़ी अवश्य है, परंतु बीच में एक विज्ञान का दृष्टिकोण डाला गया है और डालना भी चाहिए, क्योंकि आज का दौर भौतिक दौर है, विज्ञान का दौर है। पर आपने बताया नहीं कि आपको गुरु कृपा से आप बताते हो या ज्योतिषी से बताते नहीं नहीं, हमने आपको कहा ना ही हम गुरु कृपा से बताते हैं ना ही ज्योतिष से बताते हैं, क्योंकि पहली बात हमने आपसे कही कि हम तो कुछ बताते ही नहीं, यह स्वतः ही अनुभूत होकर के पर्ची में हमारे माध्यम से कलमबद्ध होता है और वह सामने वाले का प्रश्न भी होता है, वही समाधान। आपके तो भक्त इतने सारे हैं, वो तो गुणगान करते हैं। भक्तों का मानना है, भक्तों का देखिए ये भक्तों का प्रेम है कि वह हमें मानते हैं, परंतु हम जब से गद्दी पर बैठ रहे हैं, विगत 13-14 वर्ष हो गए हैं, हम तब से ही कहते आ रहे हैं कि सीधे आप दरबार को मानिए, देव कृपा को मानिए, अपनी कुल शक्तियों को मानिए, माता पिताओं को मानिए, क्योंकि उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं होता और उनसे बड़ा कोई कृपा करने वाला आपके लिए देव नहीं होता। तो हम तो मात्र माध्यम है। हाँ, और रही बात भक्तों की, तो देखिए बात बता दें, थोड़ा विपरीत दिशा से कहेंगे, उल्टी वाणी का प्रयोग करेंगे। इसमें कबीरदास की एक बहुत बढ़िया कहावत है कि बरसे कंबल भीगे पानी। ये बहुत अच्छी कहावत है, हम आधी ही कहेंगे क्योंकि इसका पूरा कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। जिस प्रकार कबीरदास की उल्टी वाणी में कहा गया है कि बरसे कंबल और भीगे पानी, उसी प्रकार गेहूं के साथ धुन का पिस जाना, तो उसी प्रकार देव कृपा कर रहे हैं, परंतु साथ में प्रत्यक्ष रूप में हमारा दिखाई होना वो हमारे उल्लेख का कारण बन रहा है और भक्तों के दृष्टि में हम विद्वान या हम ज्ञानी बन रहे, पर ऐसा कुछ नहीं, ना ही हम विद्वान है ना ज्ञानी है, कोई तपस्वी है। जो भी हो रहा है भगवत कृपा, देव कृपा के माध्यम से हो रहा है। जी बहरहाल अभी मेरा अभी जो ताज़ा घटनाक्रम जो अभी चल रहा है, जैसे अभी 4-5 बड़े ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है। जैसे 16 जुलाई को सूर्य ने राशि परिवर्तन किया, 17 को शुक्र ने किया, 20 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 25 तारीख को बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, तो आपकी दृष्टि में पूरा भारतवर्ष को, जहाँ तक हम भारतवर्ष के विषय में बात करें या इंदौर, मध्य प्रदेश, ये सब चीज़ें भी जोड़ के चलें, तो इस पे व्यापक रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा? जो अभी पिछले 2 सालों से जो एक परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो, इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा?
देखिए थोड़ा सा हम टिप्पणी पर प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा, ताकि हाँ इस पर खुल करके चर्चा होगी। थोड़ा सा हम यह प्रकाश डालने का ये करेंगे कि बीच बीच में ग्रहों का परिवर्तन होना, उससे राजनीतिक में या व्यापार में कोई परिवर्तन हो या कोई उसमें स्थानांतरण हो, ऐसा संभव नहीं है। प्रथम में 2021 जनवरी माह में भारत की कुंडली में मिथुन के साथ परिवर्तन हुआ था, लग्न में 2021 के हाँ। जनवरी माह में मिथुन राशि के साथ लग्न भारत की जो परिवर्तन हुई थी, तो वहीं से दशा मापी गई थी कि राजनीतिक बहुत उतार चढ़ाव होगा। तो हुआ, आप देख ही रहे हैं कि हमारी भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल से निराश हुई है, हार गई है ये तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार के आज के समय में सबसे अधिक समर्थक और अनुयायी है, और बहुत बढ़िया है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए जा रहे हैं, और आगे भी सभी जनता की या नागरिकों की या उनसे आशंका या एक जुटाव लगा हुआ है कि आगे भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो निराशा हुई, तो यह पहले बता दिया गया था ज्योतिष में कि राजनीतिक स्तर में उतार चढ़ाव होगा। मिथुन लग्न से प्रारंभ हुआ है, हाँ ठीक है जी। तो और साथ में व्यापार, अब चलिए आपके ही विषय पर आ जाते हैं। आपने कहा अभी जो परिवर्तन हो रहा है, जो भी शुक्र या जो भी ग्रह का, हमें उनका इतना ज्ञान तो नहीं है, परंतु आप एक बात बताइए, एक आम आदमी और एक व्यापारिक आदमी, नहीं इसको छोड़िए, आप तो ये बताइए कि ग्रह परिवर्तन से अगर आपका इसमें रुचि नहीं है, तो अभी जो आपके दृष्टिकोण में जो आने वाला जो समय है, हाँ। जो अभी विकट पिछले 2 सालों से जो समय चल रहा है, नहीं छोड़िए, आपने कहा छोड़ देते हैं परंतु हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं मतलब मेरा विषय आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, हमारी बात सुनिए। आम आदमी और एक व्यापारिक आदमी पर ग्रहों का क्या प्रभाव होता है? ग्रहों का प्रभाव उस व्यापारिक आदमी पर ही होता है, ना कि आम आदमी पर। हाँ, तो कैसे हम प्रधानता दे सकते हैं कि ग्रहों के परिवर्तन से पूर्णतः रूप से जीवन में परिवर्तन होता है, या उपाय से जीवन में परिवर्तन होता है? फिर हम उसी पर आ रहे हैं कि हाँ, अध्यात्म को हम प्रधानता देते हैं कि अध्यात्म से आम आदमी के जीवन पर भी परिवर्तन होता है और व्यापारिक जीवन पर भी। अब आप कहेंगे कि क्या आध्यात्मिक कृपा से आम आदमी का जीवन बड़ा हो जाता है या उसके धनमार्ग खुल जाते? तो ऐसा नहीं होता है। आध्यात्म से चाहे व्यापारिक व्यक्ति हो चाहे आम व्यक्ति हो, उसे सबसे पहले आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। तो परिवर्तन चाहे कोई सा भी हो जीवन में, चाहे ज्योतिष के माध्यम से चाहे अध्यात्म के माध्यम से, परंतु आत्म संतुष्टि को प्रधानता देनी चाहिए और वह प्राप्त होनी चाहिए। उसी से परिवर्तन होता है, उसी से जीवन में बढ़ोतरी होती है, और जब आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है तो नवीन अवसर स्वतः ही व्यक्ति के मस्तिष्क में यह प्रकाश डालते हैं कि उसे अपने जीवन के लिए क्या करना चाहिए और सही दिशा उसे प्राप्त होती है। मतलब ये कि कुल मिला के आपने बताया कि गौ सेवा, गुरु सेवा, बिल्कुल सही है, ईश्वर की आराधना, इस तरह के जो भी हम लोग जो सामान्य दिनचर्या में जो भी अपने धर्म की उपासना हम कर सकते हैं, जो यथासंभव जो हमसे संभव है उतना हमको करें, उसी जो बिल्कुल करना चाहिए। उसी भारतवर्ष तो एक आध्यात्मिक देश है। हिंदू राष्ट्र तो हम नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारा भारत सभी धर्मों को सम्मान के लिए प्रचलित है। यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्म के सभी भाई बहन यहाँ पर निवास करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो हम नहीं कहेंगे। नहीं, जो भी जिस किसी भी धर्म में जहाँ आपकी आस्था हो, जिस किसी भी आप धर्म से, गुरु से, वहाँ आपका यही तात्पर्य है कि उनसे जुड़े रहें, उनकी आराधना करते सभी को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। धर्म कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू हो गए तो ये धर्म है या मुस्लिम हो गए। पहली बात तो हिंदू होना कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम होना कोई धर्म नहीं है, ईसाई होना धर्म नहीं, ये हमारा अंधविश्वास है, ये व्यर्थ में फैलाई गई श्रेणियां हैं। धर्म का वास्तविक अगर अर्थ जानने का हम प्रयास करते तो यही है कि जो भी कार्य करने से व्यक्ति विशेष को अपनी संतुष्टि प्राप्त होती है, मन आनंदमय होता है, खुशी प्राप्त होती है। जिस प्रकार हमें दिवाली पर दीप उत्सव करना आनंदमय लगता है तो हमारा धर्म है, वैसे ही मुस्लिम भाइयों को ईद मनाना आनंदमय लगता है तो वह उनका धर्म है। यह धर्म नहीं होता कि हम मुस्लिम धर्म के हैं या हम हिंदू धर्म के हैं। धर्म वहां पर आका जाता है जहां पर आपको प्रधानता स्वयं से प्राप्त हो और उस कार्य को करने से आपको खुशी हो।
अब हमारे यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से, श्रवण करने से खुशी प्राप्त होती, मन आनंदमय होता है। उसी प्रकार वहाँ पर मुस्लिम धर्म में कुरान का श्रवण करने से आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती, तो वो उनका धर्म है। लेकिन मुस्लिम या हिंदू या सिख हो जाना या ईसाई हो जाना कोई धर्म नहीं है। रल, हमारे दर्शक आपसे कुछ ऐसी मतलब एक बड़ी बड़ी जो सामान्य सी मतलब प्रश्न होते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। जैसे राजनीतिक मान लीजिए घटनाक्रम काफ़ी एक आम जन सामान्य का विषय होता है रुचि का। जैसे अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको आपकी दृष्टिकोण में या जो दिव्य दृष्टि आपके पास ईश्वर कृपा से है, उसमें क्या परिणाम आपको दिखते हैं? देखिए, यूपी का तो हम स्पष्ट कर देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, उनके स्वयं उनको हम सम्मान करते हैं क्योंकि वह एक गुरु पद्धति से अपनी राजनीति को चला रहे हैं। उन्होंने सत्ता में आने के बाद भी अपने भगवा रंग को उतारा नहीं, वो अपने भगवा के साथ आगे बढ़े। उन्होंने अपने जो भी परिक्षेत्र में जो भी उनकी जनता है या नागरिक है, उन्होंने सभी के लिए स्वेच्छा या उनकी इच्छा से कार्य किए, अच्छे कार्य किए। उन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया। अब ये एक अलग विषय है कि वह हिंदू है या हम हिंदू है, तो उन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया, मुस्लिम को नहीं बढ़ाया। ये सबका अपना अपना विषय होता है, अपनी अपनी मंशा होती है। परंतु आने वाले चुनाव में उन्हीं की सरकार रहेगी और उन्हीं के समर्थक भी रहेंगे, यह तो 100% सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। और रही बात हरियाणा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में हरियाणा पंजाब एक ही मानेंगे, पर बॉर्डर अलग अलग रहेगी हमारे दृष्टि से, क्योंकि वहां पर भी हमारे सरदार भाई उपस्थित होते हैं और वहां पर भी तो हरियाणा में हो सकता है कि कांग्रेस इस बार भी लंबी छलांग के साथ में प्रस्तुति। हरियाणा में अभी एक अकाली दल है, एक आम आदमी पार्टी भी प्रयासरत है, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, 4 पार्टियां हैं। नहीं, कांग्रेस का स्तर जो है सर्वोच्च रहेगा। जी जी जी। एक अभी इंदौर में भी काफ़ी लोगों को जिज्ञासा है, क्योंकि इंदौर नगर पालिका के जो चुनाव होने हैं वो लगभग टलते टलते अभी 6 महीने साल भर आगे बढ़ चुके हैं, और अब शायद संभावनाएं हैं कि अक्टूबर के आसपास चुनाव होंगे। हाँ, नगर निगम चुनाव में अगर इंदौर की बात हम करते हैं तो भाजपा का ही स्थान रहेगा, और ये सब जानते हैं। नहीं, इंदौर में आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी जो कोरोना काल चल रहा है, तो सितंबर या अक्टूबर माह तक आते आते चुनाव होना संभव है? देखिए, अब कोरोना को लेकर के तो कुछ भी बताना, क्योंकि देखिए हमारा अपना उद्देश्य है कि हम कोई ऐसा विषय ना कहें जिससे हमारे प्रशासन को या खाली एक जो राजनीतिक स्तर को दृष्टि में आपको लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक चुनाव हो पाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे जी। हाँ, ये सत्य, होंगे। अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होंगे, किसी भी स्थिति में वो होना ही है, और उसकी प्रणालियाँ चालू है जी। अब अगर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे राजनीतिक लोगों में, तो उसका गठबंधन प्रारंभ कर दिया गया है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अब ये हमें इसकी इतनी ख्याति या इसका ध्यान तो नहीं है, परंतु जो हमारा अपना ज्ञान है, जो अपनी कृपा है, उससे यह सिद्ध भी होता है कि प्रयास चालू हो चुके हैं, व्यवस्थाएं चालू हो गई है, और भाजपा का स्तर बनेगा। एक बड़ा सामाजिक 2 सालों में जो कोरोना की वजह से जो पूरा एक मतलब हमारा सभी लोगों का जीवन 2 साल पीछे हो गया जी, जिसमें कि किसी का व्यापार पिछड़ गया, किसी की नौकरी में पिछड़ गए, बच्चों के स्कूल नहीं खुले, किसी क्या हो रहा है। ये अभी फिर से भविष्यवाणियां हो रही हैं कि तीसरी लहर फिर से आने वाली है। आज शायद मणिपुर में तीसरी लहर की भविष्यवाणी भी हो गई, और इंदौर में तो खैर अभी फिलहाल तो नहीं है कोरोना का इतना प्रभाव, लेकिन अभी ऐसा डर फैला हुआ है चारों मतलब सब तरफ से, दूसरे देशों में भी हुआ है जी जी। तो तीसरी लहर क्या आने वाली है? देखिए, पहली बात तो भविष्यवाणी की बात रही, तो कोई भी लहर लाने में कोई भविष्यवाणी कारगर नहीं होती है। पहली तो जनता स्वयं होती है, और दूसरा वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का प्रशासन जी, क्योंकि यह लहर किसी भविष्यवाणी के तहत नहीं आती है। आज मान लीजिए प्रशासन कह रहा है कि आप मास्क का प्रयोग करिए, 2 गज दूरी का प्रयोग करिए, सतर्कता रखिए, आपस में सावधानियां रखिए, तो अगर जनता इसको फॉलो नहीं करती है तो स्वाभाविक बात है कि यह रोग बढ़ेगा और तीसरी लहर आएगी। लेकिन अगर आज से अभी से भी सतर्कता बढ़ती है सभी में, तो यह लहर
रुक सकती है, रुकेगी ऐसा तय नहीं है, परंतु रोका जा सकता है अगर प्रशासन थोड़ा सतर्क हो जाए। आपके हिसाब से ये कब तक कोरोना का जो ये 2 साल से हम नहीं मानते तीसरी लहर आएगी, पहला जी, और ना आएगी ना आना चाहिए जी, ठीक है, क्योंकि देखिए चाहे 2 बार लॉकडाउन लगा है, 2 बार लहर से हम जरूर कह रहे हैं कि कई लोगों का नुकसान हुआ है, हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि कई लोगों का बहुत अच्छा फायदा भी हुआ है, चाहे राजनीतिक स्तर में कह लीजिए, चाहे प्रशासन में कह लीजिए, या बड़े बड़े व्यापारियों में कह लीजिए। आदमी तो बेचारा बहुत अच्छे तरीके से कालाबाजारी हुई है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम अभी बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन का हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि बिना प्रशासन की व्यवस्थाओं को चला पाना अति असंभव है। परंतु अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो 68 या 69% लोगों का फायदा ही हुआ है कोरोना से, और जो बाकी जो परसेंट बचता है तो या तो वो मूर्खता कह लो कि लोगों ने अपना फायदा नहीं किया, क्योंकि फायदा करने वाला कर सकता था। ये बहुत बड़ा अच्छा अवसर भी रहा है लोगों के सामने। कई लोगों ने कालाबाजारी करी, कई वस्तुओं को उच्च दाम पर बेचा है, तो प्रशासन को आगे अगर ये लहर का कोई ऐसा सिस्टम बनता है या लॉकडाउन का सिस्टम बनता है तो सर्वप्रथम ये सिस्टम बनाना चाहिए कि कालाबाजारी ना हो और आम लोग जो हैं, आम जनता जो है, जो कुछ कर नहीं पाती, उन तक व्यवस्थित व्यवस्थाएं पहुंचे। हम मानते हैं कि हमने आपकी बात का उत्तर नहीं दिया कि नहीं, लोग काफी पीछे हो गए, लेकिन आप बताइए, आप स्वयं बताइए कि आप जो हमने अभी चर्चा करी उससे आप सहमत हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यह है कि हाँ कुछ लोगों का थोड़ा सा जो बेचारे बहुत ही लेवल में नीचे हो गए, हम इसमें किसानों को भी नहीं लेते हैं, क्योंकि किसान भाइयों के पास में भी उतनी व्यवस्थाएं होती है, उतनी संपत्ति होती है। वैसे राष्ट्रीय राजनीति को भी या राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए जैसे हम आपसे थोड़ा सा, जैसे एक जिज्ञासाएं तो अनंत हैं और नए नए प्रश्न मन में पैदा होते रहते हैं। जैसे आपने अभी कृषि को लेके जड़ा है, कृषि से जुड़ा हुआ एक बड़ा आंदोलन अभी देश में चल रहा है, ये कब तक चलेगा आपको, आपके हिसाब से? इसका समापन हो जाएगा 2021 में ही इसका वो होगा, क्योंकि ये भी किसान भाइयों के माध्यम से कुछ जो उनकी अव्यवस्थाएं हैं उसको बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। किसान भाई स्वयं ही नहीं चाहता है कि इस आंदोलन से देश की उन्नति में या देश के प्रशासन में, व्यवस्था में कोई दिक्कत पैदा हो, कोई समस्या पैदा हो। उनकी जो मांगे हैं, जो डिमांडें होती हैं उसमें उतार चढ़ाव कर करके ये मान्य होगा, ये स्वीकार होगा पूर्ण रूप से। तो देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे हमारे यहाँ की या चाहे बाहर की, पूरी तरीके से तो सहमति प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि स्वयं सरकार को भी प्रशासन चलाना है और सारी व्यवस्थाओं को देखना है। एक हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े भी कुछ मुद्दे पिछले साल, 1.5 साल से 2 साल से चल रहा है, जैसे भारत और चाइना का बड़ा एक तनावपूर्ण स्थिति बनी है सीमा पे, तो इसके विषय में आपको क्या दिखता है? देखिए वो तो बहुत जो सामान्य है, जो हम सामान्य ही बताएंगे। भारत देश पहले से भी प्राचीन समय से और युगों से, त्रेता द्रौपद सतयुगों से योद्धाओं की श्रेणी में रहा है। यहाँ बहुत राजाओं ने बहुत बड़े बड़े युद्ध किए हैं और विजय भी हासिल करी है। तो हमारा भारत देश हमेशा युद्ध के लिए तैयार है। अगर आगामी कोई ऐसी अवस्था पड़ती भी है तो यहाँ सरकार के साथ साथ, यह हमारा अपना विश्वास और मनोबल है कि सरकार के साथ साथ यहाँ की नागरिक, यहाँ की प्रजा जनता भी युद्ध में अपना योगदान देगी। मतलब होगा युद्ध आपके हिसाब से? हाँ युद्ध होगा। हाँ, युद्ध तय है, चाहे वो 2022 में हो, 2023 में हो, चाहे वो भौतिक तरीके से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जिस प्रकार अप्रत्यक्ष तो चल ही रहा है। हाँ, या इसे अप्रत्यक्ष नहीं कह सकते, यह प्रत्यक्ष है। नहीं, अप्रत्यक्ष भी कई जगह पे चलता है। इस युद्ध की देखिए, इस युद्ध की जो है शंका बजा दी गई थी, इस रोग को लेकर के युद्ध में डाला गया है। ये अप्रत्यक्ष यही है ना? हाँ, नहीं, इसे अप्रत्यक्ष कैसे कहेंगे? अप्रत्यक्ष ये होता है जो दिखाई ना दे। अब ये दिखाई दे रहा है कि लोग बाग मर रहे हैं, लोगों को बीमारियां लग रही है, और कोरोना सामने आया, उससे क्या साइड इफेक्ट होता है, उससे फेफड़ों की कितनी परसेंटेज गतियां खराब होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन कितना खराब होता है, श्वास लेने में कितनी समस्याएं होती है, तो ये तो दिख रहा है। हाँ, अप्रत्यक्ष होता है, हम लोग सब सोए हैं और उन्होंने या अन्य देश ने, हम उनका तो नाम नहीं लेंगे, पर किसी भी देश के माध्यम से विस्फोट करा दिया जाए, हाँ। उसे अप्रत्यक्ष कहा जाएगा।
यहाँ पर तो पेशेंट जब प्रारंभ में मिलना प्रारंभ ही हुए थे, शायद लगभग फरवरी के आसपास, तो तब भी सूचना में था और ये संज्ञान में था कि ये रोग की बढ़ोतरी हो रही। तो हम फिर कह रहे हैं प्रशासन का सम्मान करते हैं, परंतु उस समय भी अगर रोकथाम लगाई जाती तो आज ये पहली, दूसरी और ये तीसरी जो लहर है इसकी आवश्यकता नहीं होती। और ना ही जो आपने कहा उसका भी उत्तर देते कि पीछे हुआ है, तो पीछे तो हुआ नहीं, हम नहीं मानते कि कुछ पीछे हुआ है, क्योंकि शिक्षण क्षेत्र में भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई। बिना ही परीक्षा के उन्हें आगे ट्रांसफरिंग दी गई है, उनकी क्लास बढ़ा दी गई है और इंटरनेट के माध्यम से उनकी क्लासेस लगाई गई है। तो बहुत सारे इसमें पीछे तो नहीं कहेंगे, परंतु जो भी ये भ्रांतियां फैली है शायद ये नहीं फैली हुई हैं, कुछ बुरा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, कई चीजें ऐसी बुरा कह रहे हैं, कुछ लोगों के साथ बुरा हुआ है, तो उसमें सुधार आवश्यक है, प्रशासन सुधार कर सकता है उसमें। गुरुजी, मेरा एक अंतिम प्रश्न और थोड़ा सा मन में जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, चूँकि आप सामने बैठे हैं और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि हमको कुछ और बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां आपके माध्यम से प्राप्त हों। एक बड़ा सा सामान्य सा प्रश्न है राष्ट्रीय राजनीति को लेके, कि राष्ट्रीय राजनीति में जैसे अभी आपने स्वयं नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी, परंतु देखने में ही आता है कि जो विपक्ष है, जो काफ़ी अच्छा, एक हम सोचते हैं कि जो विपक्ष है वो मजबूत होना चाहिए, नहीं तो जो वर्तमान शासन है वो निरंकुश हो जाता है। तो अभी धीरे धीरे ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं भारत के वो एक हो रहे हैं और एक सशक्त विपक्ष बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, ऐसा कोई चेहरा आपको दिखता है आपकी दृष्टि में कि कोई विपक्ष कर सके, या हो सके कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बिठा दें, ऐसी भी कोई संभावनाएं दिखती हैं आपको? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, पर इसमें 1 मिनट का समय लेकर के थोड़ा सा हम प्राचीन समय प्रकाश डालेंगे। आपने पहले जो बैलगाड़ी के माध्यम से आवक जावक की जाती थी और व्यापार किया जाता था, जिसमें एक बैलगाड़ी होती थी जिसमें आगे 2 बैल बंधे होते थे, तो परंतु पूरी बैलगाड़ी एक कमानी पर आधारित होती थी। पर आज के समय में बड़े बड़े वाहन आ गए हैं और जिन वाहनों के लिए कमानी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने सर्वत्र उस वाहन में लगे हुए अंग हैं। तो कोई भी सत्ता हो, उस सत्ता का जो मुख्य होता है उसके साथ साथ उसका जो टीम वर्क होता है वह भी मजबूत होना चाहिए। और कांग्रेस के साथ में जो दूसरे बड़े बड़े दल, अभी ऐसे संभावनाएं बन रही हैं कि कुछ राष्ट्रीय राजनीति में कुछ नए चेहरे या जो मुख्य चेहरा जो विपक्ष में आना चाहिए, ऐसे कुछ चेहरे उभर के आ रहे हैं सामने। ऐसा कुछ परिवर्तन तो आप आने का कह रहे हो, लेकिन परिवर्तन बहुत पहले से हो चुका है, गठबंधन बहुत पहले से हो चुका है। कोई भी व्यक्ति विशेष तभी सत्ता परिवर्तन करता है जब उसे अपनी स्वयं की सत्ता को मजबूत करना हो या दूसरे की सत्ता में जाकर के भेदों को जानना हो। यह राजनीतिक पड़ाव चलता आ रहा है, क्योंकि रणनीतियां हैं नहीं तो यह हो चुका है, परिवर्तन भी हो चुका है। सत्ताओं को उठाने के लिए, आगे लाने के लिए सारी योजनाएं बन चुकी है। अब आगे यही है कि समय का इंतजार रहेगा, सभी को चुनाव का इंतजार रहेगा। मतलब हमारा तो उद्देश्य है कि जो भिड़ंत हो वो रोचक हो, हमको देखने में मजा है। देखिए भिड़ंत और देखिए, अगर भिड़ंत रोचक भी है और अगर हम देख करके मजा ही लेते हैं, नहीं हम मजे ले सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। देखिए, सत्ता में हम भी आते हैं, क्योंकि सत्ता स्वयं आपस में नेताओं से मिलकर के नहीं बनती है, प्रजा महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें हमें अपना भी अनुमान और योगदान देना चाहिए कि जो भी हमारी सत्ता हो उसमें सहयोग करना चाहिए। कि आज अगर हमारे प्रशासन या सत्ता के माध्यम से कहा जा रहा है कि आप कोरोना को लेकर के सुरक्षित होइए, तो हमें भी जागरूक होना चाहिए और आसपास जागरूकता फैलानी चाहिए। आज हम थोड़ा सा टिप्पणी डालते हैं प्रशासन की ओर कि हमने कई लोगों को देखा है कि पुलिस जो होती है वह रिश्वतखोर होती है। आज हमें रोक लिया, हमसे 100 रुपये ले लिए, हमारी गाड़ी छोड़ दी, नहीं। या हमसे 200 रुपये ले लिए, गाड़ी छोड़ दी। पर हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि वह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? हमने 100 रुपए दिए ही क्यों? क्योंकि हम भी भ्रष्टाचारी हैं। नहीं, आज तो आम लाइसेंस नहीं आम रखा। आदमी को हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ा भरोसा है तो पुलिस का है। बिल्कुल, तो प्रशासन अपनी जगह सही होती है। अगर रिश्वतखोरी भी हम बनाते हैं तो उसमें हमारी जनता का ही योगदान है, क्योंकि हम स्वयं ही पूरे गाड़ी के जो कागज होना चाहिए वो लेकर के नहीं चलते हैं, जो रूल ट्रैफिक के होते हैं वो फॉलो नहीं करते। अगर हम सारे रूल फॉलो करें, गाड़ी के सारे पेपर्स वगैरह हमारे पास हो, तो कोई भी प्रशासन हमें
बेवजह परेशान नहीं करे। इसलिए प्रशासन अपनी जगह सही है, सारे नेता अपनी जगह सही है, राजनीति अपनी जगह सही है, समझना प्रजा को है और समझना नागरिक को है। अब छोटा सा और प्रकाश डालेंगे कि प्रजा अगर प्रजा ही बन के रहेगी तो प्रशासन उनके साथ एक राजन की तरह व्यवहार करेगा, और जब प्रजा नागरिक बन गई तो शासन उनके लिए कर्म आधारित कार्य करेगा और व्यवस्थाएं करेगा। हम नागरिक बनना ही नहीं चाहते, हम प्रजा ही बनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमें नागरिक बनना पड़ा तो हमें व्यवस्थित होना पड़ेगा, हमें सारे सिस्टमों को बदलना पड़ेगा, हमें सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि एक जो नागरिक मतलब आपका कहना है कि अधिकार मत मांगो, कर्तव्य भी निभाओ। कर्तव्य निभाइए, आप नागरिक बनिए, प्रजा बनिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रजा के साथ आप एक नागरिकता निभाइए और नागरिक बनिए। जय श्री राम। बहरहाल बड़ी रोचक बातचीत है, थोड़ा सा बीच में कुछ गूढ़ विषय या गूढ़ बातें भी हैं, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा इस चर्चा को रोचक बनाने का है और इसी तरह से आगे रोचक और जिज्ञासाएं शांत करने वाले विषय हम समय समय पर आपके सामने लेके आते रहेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि हर तरह से आपका लाभ हो, आपको फ़ायदा पहुँचे, और जो भी हम अपनी ओर से अपने दर्शकों के लिए अच्छा लेके आ सकें वो हम हमेशा करते रहेंगे। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।